Welcome to all of you in the channel Education Center. In this class, we will discuss over the remaining part of microorganism. Please watch this video till last, and if you think it is helpful for you, please like the video, subscribe my channel and press the bell icon. अगर आपको इस क्लास का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडे we will discuss over a fresh group of microorganisms which is known as Protista. Yesterday, some students were discussing over this word that is Protista. उनके मन में एक क्वेश्चन था प्रोटिस्टा क्या है और इसके अंतर्गत किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा। Some students said only algae are the example of Protista and some students said no, only प्रोटोजोअन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। परंतु कुछ बच्चों का कहना था कि प्रोटिस्टा में एल्गी और प्रोटोजोअन्स दोनों आते हैं। तो वास्तव में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटिस्टा सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। नाउ लेट्स मूव टू study about the salient feature of Protista. But before going to study about the salient feature, I would like to recall the different image of algae and fungi. सबसे पहले मैं आप सबों को कुछ इमेज के माध्यम से एनिमल्स और एल्गी की जानकारी देना चाहूँगा ताकि आपके मन में कुछ पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाए। यहाँ इस ए में ये जो फिगर है यह इमेज है यूग्लिना का। दिस इज द इमेज ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअन्स एंड इट हैज़ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होने के कारण प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत इसे रखने के बावजूद यूग्लिना shows the process of photosynthesis. It shows some characteristic feature of plant. तो यूग्लिना के बारे में कहा जाता है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स को अपने पास रखता है। इन बी देयर इज द इमेज ऑफ अमीबा. Amoeba is also an example of protozoan. Now, C is the image of Paramecium and its image is similar to our sleeper. जूनियर क्लास में बच्चों ने ये स्टडी किया। एक ऐसा प्रोटोजोन जिसका इमेज अपने चप्पल की तरह होता, दैट इज पैरामीशियम। तो यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम they are the example of protozoans. Now see here, this is the colorful picture of protozoans, amoeba, paramecium and euglena, and in the right side of this video here we are seeing the filamentous structure of Spirogyra. Spirogyra is an example of algae and here this is the example of Chlamydomonas. It is an example of Chlamydomonas. एल्गी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी को ही रखा गया है। नाउ after seeing the image of different algae and protozoans, some features are here. प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले
जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी यूनिसेलुलर होता है और उनके बॉडी में यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का मतलब होता है वैसा न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड हो, जो चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ हो और जिसके अंदर न्यूक्लियोलस हो। उस न्यूक्लियस को हम लोग यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते और उस सेल को जिसके अंतर्गत न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हो, साथ में some membrane bound structures like mitochondria, chloroplast, etc. are present in a living cell. That living cell is called eukaryotic. तो प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहचाना जाता है। अब इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोअन्स, एल्गी और डायटम्स को रखा गया है। लेकिन बी केयरफुल, unicellular eukaryotic examples are the example of protista. Now come to the point, that is the useful and harmful activities of microorganisms related to protista. अभी हम लोग जिस टॉपिक की जानकारी ले रहे हैं ये टॉपिक ना सिर्फ क्लास 8 से 12 तक के बच्चों के लिए यूज़फुल है, बल्कि वो सारे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें जनरल स्टडी के रूप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होता है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। नाउ व्हाट इज़ प्रोटोजोअन्स? इस अर्थ पे वो सारे एनिमल्स जिनको पहली बार देखा गया, जिनका बॉडी यूनिसेलुलर था, यूकैरियोटिक था, उनको प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत रखा गया। प्रोटो एक ऐसा वर्ड, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज फर्स्ट एंड ZOA इज टेकन फ्रॉम अ वर्ड ZOON जून एंड द मीनिंग ऑफ जून इज एनिमल्स। सो द फर्स्ट एनिमल्स which are eukaryotic unicellular placed under a group that is protozoa. And the best example of protozoa is amoeba, paramecium, euglena. Now we have to discuss over the useful activities of protozoans. Protozoans serve as a food for many small aquatic animals because protozoans are found in aquatic habitat and they are very tiny, so they are the food material. They are used as food material for many small aquatic animals. Zooplanktons are tiny protozoans and they are used as principal diet of blue whales. ये जो ब्लू व्हेल्स हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं और प्रिंसिपल डाइट के रूप में एक ऐसा प्रोटोजोअन्स जो टाइनी फ्लोट करता रहता है उनको हम लोग जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, उसे ब्लू व्हेल्स अपने फूड के रूप में यूज करता है। प्रोटोजोअन्स को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। प्रोटोजोअन्स का सीवेज में ट्रीटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा गया है बैक्टीरिया एंड फंगस आर यूज्ड इन decomposition of dead and decaying substances. After dead and decaying, the rotten substances are broken into smaller particles. If these smaller particles are accumulated in a sewage, it stops the continuous flow of contaminated water. In that case, our एम विल नॉट बी सॉल्व। तो उस केस में कहा जाता है क्या कि ये जो माइक्रोब्स प्रोटोजोअन्स हैं
ये सीवेज ट्रीटमेंट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते उन्हें फूड पार्टिकल के रूप में यूज़ कर सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं। हमारे बच्चों के बीच टर्माइट्स के बारे में अक्सर हाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आता रहता है, और ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये टर्माइट्स में भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। इन द बॉडी ऑफ टर्माइट्स protozoans are found and they eat the wooden substance which is eaten by termites, and protozoans convert that wood into carbohydrate. So these are the useful activities of protozoans. See, this is the image of termites, and inside their body protozoans are helpful to convert the wood material into carbohydrate. Now we will discuss over the harmful activities of protozoans. Here I have taken some images of harmful protozoans. See, this is the figure of Giardia. This is the figure of Entamoeba histolytica, and it is an image of trypanosoma. Giardia causes giardiasis, which is a disease, and its symptom is suffering from dysentery. Entamoeba histolytica, it causes amoeboiasis. Amoebic dysentery is the another symptom of Entamoeba histolytica. Trypanosoma causes sleeping sickness, and this microbes is found in blood circulation and causes a dangerous disease which is known as sleeping sickness, among which there is a most common disease which is known as malaria. And in this lockdown period, a common medicine of malaria, that is hydroxychloroquine, is very famous, and the malaria is caused by plasmodium. So plasmodium is the another protozoan which causes malaria. See, this is the image of plasmodium, where nucleus is present, mitochondria and endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. These are the different peculiar structures which are found in plasmodium, and it causes a very serious disease which is known as malaria. So these are the harmful activity of protozoans. Now we have to discuss over the another part of our today's video, that is algae. Algae is characterized by unicellular eukaryotic chlorophyllous body, but some algae are multicellular also. In the body of algae there are chlorophylls, and that chlorophyll helps in the process of photosynthesis. So algae behaves as a saprophytes. Algae are unicellular, eukaryotic, and found in fresh water as well as in marine water. Some example of algae are as follows. Chlorella, Chlamydomonas are unicellular, and they are the example of Protista. Spirogyra is a filamentous algae. Volvox live in clusters, and brown alga are multicellular. So these are the different examples of algae, and now we should discuss over the useful activity of algae. Algin
is a product which is a gummy substance obtained from kelp, and it is used to thick ice cream, cosmetics, and shaving cream. So आइसक्रीम, कॉस्मेटिक्स एंड शेविंग क्रीम को अच्छा बनाने के लिए एल्जिन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह आयोडीन एंड पोटेशियम, ये दोनों केमिकल सब्सटेंस केल्प नाम के एल्गी से तैयार किया जाता और इसका उपयोग केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। एगर एक प्रोडक्ट है जिसे एल्गी से प्राप्त किया जाता और ये जेली सब्सटेंस है, एंड दिस जेली सब्सटेंस मेड फ्रॉम सर्टेन रेड एल्गा इज यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर एंड कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ एक वर्ड टिश्यू कल्चर और दूसरा है कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स में हम सबों को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और उस मीडियम में एगर का यूज किया जाता है। सिमिलरली द अनदर प्रोटिस्टा इज डाइएटम्स। इट्स सेल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, पोर्सेलिन एंड सेरामिक्स। जनरली वाटर फिल्टर में पोर्सेलिन एंड सेरामिक्स का यूज़ किया जाता। इसी तरह डाइएटम्स का यूज़ टूथपेस्ट एंड पॉलिश को तैयार करने में किया जाता है। कुछ दिनों से चाइना, जापान और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां एल्गी से प्राप्त प्रोटीन और मिनरल्स को अल्टरनेटिव फूड मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ हमने इस वीडियो में कुछ इमेज दिखाने की कोशिश किया है। हियर वी आर watching the image of chlorella. These are the different image of chlorella. Similarly, the filamentous body of Spirogyra, we can see in the body of Spirogyra there are green chloroplast. And see here the another group of algae which is found in group or colony, and it's a cluster of volvox. See, this is the image of volvox. Now the very important seaweeds, multicellular brown alga. Here the different image of diatoms, which is also an example of protista. यूजफुल एक्टिविटी के बाद हम इस एक वर्ड की चर्चा करना चाहेंगे जो है यूट्रोफिकेशन। जनरली द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाय प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। वाटर बॉडीज़ में प्लांट का इकट्ठा हो जाना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उस वाटर लेवल के नीचे अपर सरफेस से जो नीचे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक्चुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और वाटर अवेलेबल ना हो पाना, तो उस वाटर बॉडीज़ में सर्वाइव करने वाले प्लांट का डेथ और साथ में उनके अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका भी अंत में डेथ हो जाना, ये यूट्रोफिकेशन से जुड़ा हुआ है। सो द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाय प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। जनरली सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स ड्रेन इन वाटर बॉडीज. It leads to unnatural growth of algae, and a thick layer of algae forms on the water surface, which is called algal bloom. Just we will see the image of algal bloom after the conclusion of this eutrophication. Algal bloom
deprives other organisms of light and oxygen. When they die, the bacteria acting on them use up more oxygen. Slowly, most organisms living in the water body ultimately die. See here, this is the image of algal bloom, and we can see here the upper surface of water level. Upper surface of water is completely covered by algae, and this figure is the figure of algal bloom. And before concluding my video, again I would like to request, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.